हेलो फ्रेंड्स, मैं इलियास अली हमारे पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, इंसेक्ट मैनेजमेंट डे के अंतर्गत आपसे हम चर्चा कर रहे थे इंसेक्ट ऑफ मेज़ एंड ज्वार, यानी ज्वार और मक्का के कीटों की। तो इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और आज आपसे चर्चा करने वाले हैं पिंक स्टेम बोरर की, यानी मक्के के गुलाबी सूंडी की, जो कि एक मक्का, ज्वार और बाजरे में लगने वाली भयानक और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कीट साबित हुआ है। इस कीट का जो अन्य नाम है, इसको हम तने बेधक के नाम से भी जानते हैं। यह लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से संबंधित है। इस कीट की जो फैमिली है वह न्यूकोटिडी है। बात करते हैं इसके होस्ट प्लांट यानी पोषक पौधों की, तो गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, गन्ना आदि और कुछ घास वाली फसलों पर भी ये अपना प्रकोप अधिक से अधिक मात्रा में दिखाता है। इसके बाद चर्चा करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, इसके वितरण की। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और तमिलनाडु एवं मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में फसल का ये मुख्य पीड़क कहा जाता है। इसके बाद चर्चा करते हैं इसके नेचर और डैमेज की, यानी क्षति और प्रकृति की। तो इस कीट की सूंडी सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है, जो कि पौधों के तने में घुस करके क्षति पहुंचाती है। प्रारंभिक अवस्था में पौधों की मध्य कलिका सूखकर डेड हर्ड में परिवर्तित हो जाती है, जिससे कि हमारा संपूर्ण पौधा नष्ट हो जाता है। ऐसे पौधों में बालियां सूखी और खोखली रह जाती हैं। इसके प्रकोप को खेतों में मृत गोभ दिखलाई देने पर आसानी से पहचाना जा सकता है। दक्षिण भारत में इसका प्रकोप रागी पर काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। गेहूं पर कीट का प्रकोप बालियां निकलने से पहले अवस्था फ्लैग लीफ स्टेज से प्रारंभ होकर मार्च तक रहता है। यह कीट अप्रैल से जुलाई तक गन्ने पर और बुआई जुलाई से अक्टूबर तक धान पर सक्रिय मात्रा में इसका प्रकोप रहता है। उत्तरी भारत में शुष्क मौसम यह मक्का और ज्वार पर आक्रमण करता है। शुष्क मौसम के समय यह मक्के और ज्वार पर सबसे ज़्यादा मात्रा में आक्रमण करता है। दिल्ली में 1970 में बाजरे की विभिन्न किस्मों पर लगभग 17 से 50% तक यह मृत गोभ में पाए गए थे। गन्ने की पेड़ी की फसल तथा मुख्य फसल पर भी इनका आक्रमण 20% तक रह चुका है। इसके बाद चर्चा करते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री, यानी इसके जीवन इतिहास की। तो इसके लाइफ साइकिल में 4 अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। पहली एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। इसी के साथ चर्चा करते हैं इसकी एग स्टेज यानी अंडा अवस्था की। इस कीट का जो अंडा होता है वह सफ़ेद और पीले रंग में लिए हुए होता है। यह पत्तियों पर और पत्तियों के आवरणों पर समूह में दिखाई देता है। मादा अपने जीवन काल में लगभग 400 तक अंडे एक बार दे सकती है। अंडा फूटने का समय 7 से 10 दिन का होता है। इसके बाद ये लार्वा यानी सूंडी में परिवर्तित हो जाता है। सूंडी हल्के रंग की होती है, जो अंडा फूटने के बाद प्रारंभ में लीफ शीथ को क्षति पहुंचाती है और ये तने के अंदर प्रवेश कर जाती है। यह 5 से 7 बार अपनी त्वचा का निर्मोचन करती है और पूर्ण विकसित होती है। यह 20 से 30 दिन में विकसित होकर के कृमिकोश बनने की तैयारी में करती है। पूर्ण विकसित सूंडी 25 मिलीमीटर लंबी, मोतिया और भूरे गुलाबी रंग की होती है। इसका शरीर चिकना बेलनाकार, शरीर पर गहरे काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं इसकी कृमिकोश यानी प्यूपा स्टेज की। पूर्ण विकसित सूंडी तने के अंदर ही कोशावस्था में बदल जाती है। कृमिकोश भूरे रंग का होता है तथा इसकी लंबाई 12 मिलीमीटर के लगभग हो जाती है। कोशावस्था 7 से 12 दिन में पूर्ण हो जाती है। इसके बाद यह कीट एडल्ट यानी प्रौढ़ में चेंज हो जाता है। प्रौढ़ कीट घास जैसे रंग का 10 से 12 मिलीमीटर
समथिंग लंबा होता है और पंख विस्तार 18 से 20 मिलीमीटर तक का होता है। इसकी लंबाई नर और मादा के आपस में संयोग से आपस में मिलने के बाद ये 2 से 3 दिन बाद अंडे देना प्रारंभ कर देती है। गेहूं की फसल में हमें इसकी 4 पीढ़ियां लगभग देखने को मिलती हैं। उत्तरी भारत में यह मार्च से नवंबर तक सक्रिय रहता है और जाड़े में सूढ़ी निष्क्रिय शीत निष्क्रियता में चली जाती है और फरवरी में क्रियाशील होकर गेहूं और जौ पर आक्रमण करती है। मार्च अप्रैल में यह सभी पोषक पौधों पर हमें देखने को मिलती है, जबकि जून जुलाई में गन्ना और मक्का में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इस तरह से इन कीटों की जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है वह 35 से 65 दिनों की हो जाती है। इस तरह से ये कई जनरेशन एक वर्ष में अपनी उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं इसके कंट्रोल यानी इसके नियंत्रण की। तो इसके कंट्रोल के लिए मक्का और ज्वार के बाद हमें गेहूं की फसल को नहीं बोना चाहिए। इसमें जो डेड हर्ट बनते हैं, जो मृत गोप बनते हैं, उन पौधों को हमें उखाड़ करके पूर्ण रूप से नष्ट कर देना चाहिए। इसके कंट्रोल के लिए क्लोरपाइरीफॉस, फेनिट्रोथियान, इंडोसल्फान, मोनोक्रोटोफॉस आदि दवाओं को हम उचित मात्रा में घोल बना करके अपनी फसल पर छिड़काव करते हैं, जिससे हमें इस कीट के प्रकोप से अपनी फसल को सुरक्षा प्रदान करा सकते हैं और सुरक्षा होने के साथ साथ हम उपज में भी वृद्धि कर सकते हैं और अच्छी पैदावार पैदा कर सकते हैं। इस कीट के कंट्रोल के लिए, नियंत्रण के लिए हम इस कीट के जो पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी होते हैं, उनको भी उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ये आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के उसको टाइप कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।